सरस्वती बेहद सुंदर थी। सरस्वती पूरे खानदान में सबसे सुंदर थी। उसके पिताजी जब मरे थे तब वह 8 साल की थी। उसने घर में वैभव देखा था। उसके पिताजी पुलिस में दरोगा थे। उन्होंने अच्छा पैसा पैदा किया था, पर उनकी लंबी बीमारी व खर्चीले इलाज ने घर को चौपट कर दिया। जब वे मरे तो घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय हो चुकी थी। लड़कियों में सबसे छोटी होने के कारण सरस्वती सबकी दुलारी थी। माँ किसी तरह से संकट के समय के लिए बचाई गई अपनी जमा पूंजी से घर चलाती रही। वह अपनी 2 लड़कियों को किनारे लगा पाई। अब सरस्वती थी जिसके लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। सरस्वती भी अब विवाह के योग्य हो चुकी थी। सरस्वती की सुंदरता घर की विपन्नता के कारण चिंता का विषय बन गई थी। माँ को सरस्वती की शादी की चिंता खाए जा रही थी। हाथ में पैसा हो तो आधी चिंता खत्म हो जाती है, पर सरस्वती की शादी उसकी सुंदरता की वजह से ही हो सकी। उसके होने वाले पति का नाम लक्ष्मण लाल था, पर वे लखन बाबू करके ही मशहूर थे। वे सरस्वती के फूफा के दूर के रिश्ते के भतीजे लगते थे। फूफा के ही यहाँ उन्होंने सरस्वती को देखा तो लट्टू हो गए। वे शादी के लिए आमादा हो गए। वे 2 भाई थे। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। वे गांव में रहते थे। लखन बाबू ने अपनी भाभी से बात की। भाभी ने बुआ से कहा। बुआ ने सरस्वती के घर की हालत खोल कर बता दी। भाभी फिर भी तैयार हो गई। बुआ ने सरस्वती की माँ से जिक्र किया। पहले तो माँ तैयार नहीं थी, पर दुनिया भर की ऊंच नीच समझाने के बाद बच्चों की लड़का बिना कुछ लिए दिए सिर्फ 3 कपड़ों में लड़की विदा कराने को राजी था। वे तैयार हो गए। सरस्वती की शादी बिना दान दहेज के हो गई, जो उन दिनों होती नहीं थी। दरअसल लखन बाबू सुंदर नहीं थे, वरन बदसूरत ही थे। दोनों की अभी बेमेल जोड़ी थी। लखन बाबू मोटे, नाटे व काले थे, व नाक नक्शा भी बेघड़ था, पर वे अपने आप को किसी से कम नहीं समझते थे। पढ़ाई लिखाई तो काम चलाऊ ठीक ही थी, पर वे बड़े चालू आदमी थे। जब वे पढ़ते थे तभी 2 पत्ती खेलने में माहिर हो गए थे। उनके पिता एक समझदार किसान थे। उन्हें शहर में रखकर पढ़ा रहे थे। वे किसी न किसी बहाने से अपने पिता से रुपए झटक ही लेते थे। बगल के गैरेज में दिन भर जुआ खेलते व जीतते, पर जिस दिन हारते आखिर रुपया तक हार जाते। जब जीतते तो थोड़ा बहुत पीकर मुन्नी बाई के कोठे पर गाना सुनने पहुंच जाते। क्योंकि पिता थे इसलिए उनके ज्यादातर अवगुण प्रकाश में ना आ पाते। उन्हें बात करने की कला बड़े अच्छे से आती थी। लोगों को बेवकूफ बनाना भी खूब आता। लोगों को एक दूसरे के बारे में उस समय जानकारी रहती थी। इसीलिए माँ पहले इस शादी के लिए झिझक रही थी। शादी के बाद सरस्वती अपनी ससुराल चली गई, पर अपनी सुंदरता के कारण उसकी अपनी जेठानी से नहीं बनी। ससुराल में लोग सामान्य रूप से कुरूप थे, खासकर बहुएं व लड़कियां। लखन बाबू सरस्वती के दीवाने थे। उनसे सरस्वती के आंसू देखे ना गए। उन्होंने लड़ झगड़ कर अलग होने का फैसला लिया व अपने पिताजी से अपने हिस्से की जमीन खेत का रुपया नगद ले लिया। फिर वे शहर आ गए। एक मकान किराए पर लेकर गृहस्थी जमाई। पढ़ाई का तो अब सवाल ही नहीं था। बीच चौक में उन्होंने कपड़ों का कारोबार शुरू किया, पर व्यापार में जिस लगन, मेहनत व ईमानदारी की आवश्यकता होती है वह उनमें नहीं थी। उनके बाकी शौक भी बदस्तूर थे। नतीजतन साल बीतते न बीतते दुकान बंद हो गई व जमा पूंजी खत्म हो गई। लेनदार दुकान का बचा कुछ सामान भी उठा ले गए। उस समय सरस्वती के पेट में पहला बच्चा आ चुका था। बड़े कष्ट के दिन थे। हाथ खाली था और लखन बाबू बीमार थे, बेकार थे। पहली जिचकी का लगभग पूरा खर्चा अम्मा ने उठाया, पर बच्चा होते ही जाता रहा। पहले बच्चे के ना रहने से लखन बाबू को भी बड़ा झटका लगा। उन्होंने सुधरने का वादा किया। वे सरस्वती को बेहद चाहते थे। लगा शायद वे सुधर जाएंगे। उसी समय शहर में सेहत बहादुर ने नई वकालत शुरू की थी। वे विलायत से वकालत पढ़कर आए थे। बाद में तो वे देश के सुविख्यात एडवोकेट बने, पर उस समय मक्खी मारा करते थे। मुवक्किल उनके पास आने का नाम भी नहीं लेते थे। वे वकालत छोड़कर अपने पुश्तैनी व्यापार में लगने का मन बना चुके थे। तभी किसी ने उनसे लखन बाबू को मिलवाया।
उनका अपना मुंशी उन्हें छोड़कर किसी और वकील के पास चला गया था। जब वकील के पास वकील ही नहीं जाएगा तो मुंशी का क्या काम। उन्हें मुंशी की जरूरत थी। उन्होंने लखन बाबू से बात की तो उन्हें आदमी तेज लगा। 20 रुपए महीने पर उन्होंने लखन बाबू को अपना मुंशी रख लिया। उस समय 20 रुपया भी ठीक ठाक था और साथ ही यह भी तय हो गया कि अगर कोई केस लखन बाबू खुद लेकर के आएंगे तो वकील की फीस का 1/4 उन्हें मिलेगा। इस शहर में प्रदेश का हाईकोर्ट था। पूरे प्रदेश के मुकदमे यहीं लड़े जाते थे। हाईकोर्ट में वही मुकदमे आते जो लोअर कोर्ट से निपट जाते। कोर्ट कचहरी उस समय भी इतनी ही जटिल व इतनी ही खर्चीली थी। ज्यादातर समर्थ लोग ही हाई कोर्ट आते या फिर लोग जमीन जायदाद बेचकर मुकदमा लड़ते। पर वकालत पर कुछ बड़े वकीलों का कब्जा था। अधिकतर बड़े मुकदमे वही लड़ते व अनाप शनाप फीस लेते। नए वकीलों को तो वे जमने ही न देते। सेहत बहादुर के पास नौकरी पाने के बाद लखन बाबू कुछ व्यवस्थित तो हुए पर कुछ खास भला नहीं हुआ। महीने की 20 रुपए की तनख्वाह के अलावा कभी कभार ही किसी मुवक्किल से रुपया उठाना हाथ आता। इससे उनका कुछ होता नहीं था। अंततः उन्होंने कुछ विशेष करने की सोची। एक दिन सुबह सुबह उठकर उन्होंने ग्रामीणों की तरह से धोती कमीज पहनी व सिर पर पगड़ी बांधी। हाथ में लाठी लेकर निकले व स्टेशन पहुंच गए। एक गाड़ी पकड़कर 8-10 स्टेशन आगे निकल गए। एक छोटे से स्टेशन पर उतरकर फिर उधर से आती एक पैसेंजर गाड़ी पर सवार हुए। पूरे डिब्बे का भ्रमण करके 3 आदमियों के एक ग्रुप को छांटकर उनके पास ही जाकर बैठ गए। उनका अंदाजा सही निकला। वे हाईकोर्ट में मुकदमा लगाने जा रहे थे। जिला कचहरी से हार चुके थे। उन्होंने खखार कर गला साफ किया व उनमें से एक से बीड़ी मांगी। उसने 4 बीड़ी सुलगाई व सबको एक एक दी। बस परिचय हो गया। उनकी वेशभूषा से उन लोगों ने उन्हें भी अपने समान कोई किसान समझा। कहां से आए रहे हो काका? उन्होंने एक जोर का कश लेकर पूछा। अभी तो बलिया से आए रहे। वैसे हमारा गांव सिरोहा है। तुम कहां के हो भाई? उनमें से एक जो सबसे बड़ा लग रहा था उसने पूछा। हम तो यहीं शहर में रहते हैं। वैसे हमारा गांव देवरिया में है। खेती किसानी में तो अब कुछ रखा नहीं है काका। शहर में ही काम करके गुजारा चलाए रहे। ठीक कहते हो भैया। ये खेती तो अब जी का जंजाल हुई गई है। दूसरे ने कहा। अब लखन बाबू ने रगड़ने वाली तंबाकू निकाली व चारों के हिसाब से चूना मिलाकर रगड़ना शुरू किया। अरे तो इस खेती किसानी के समय कहां जा रहे हो? उन्होंने पूछा। क्या बतावें, सब किस्मत का खेल है। बड़े वाले ने ठंडी सांस ली। क्या हो गया? लखन बाबू ने तंबाकू वाला हाथ बढ़ाया। मेरे काका के लड़के को जेल हुई गई है। दूसरे ने सबसे पहले तंबाकू उठाया। अरे राम हो राम, ये तो बड़ा गजब हुआ। पर हुआ क्या? लखन बाबू ने सर पर हाथ रखकर कहा। बड़ी उम्र वाले का चेहरा उदास हो गया, वह चुप रहा। दूसरों ने बताया उनका नाम हरी काका है। उनका एक ही लड़का है। गांव में खेत पर पट्टीदारों से विवाद हो गया। उन्होंने एक लाठी मेड़ बढ़ा ली थी। शिकायत करने पर लड़ने पर उतारू हो गए। लाठी उठा ली। लड़का अकेला था। उसने लाठी फेंक कर मारी व घर भाग आया। बस पट्टीदारों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी व झूठा मेडिकल बनवाकर फौजदारी का मुकदमा करवा दिया। थाने में भी खूब खिलाए पिलाए। पुलिस लड़के को उठा ले गई। किसी तरह जमानत हुई। 4 साल मुकदमा चला। जमानत व मुकदमे में 40 में से 20 बीघा जमीन बिक गई और काका मुकदमा हार गए। लड़के को 4 साल की सजा हो गई। अब जमानत व अपील के लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं। चाहे उंगली भर भी जमीन न बचे, उस किसान ने दर्प से कहा, पर लड़के को छुड़ा कर लाएंगे, वह मुकदमा जीत कर रहेंगे। हमने भी पट्टीदारों पर 4 मुकदमे ठोंक दिए हैं, बच नहीं पाएंगे ससुरे। लखन बाबू को लगा एकदम ठीक आसामी हाथ लगे हैं। ये लोग घर खेत बेच बाच कर बर्बाद होने को तैयार बैठे हैं। अच्छा तो काका पहली बार हाई कोर्ट जा रहे हैं या पहले भी जा चुके हैं? उन्होंने गंभीरता से पूछा। ऐसा कभी मौका ही नहीं पड़ा, पहली बार जा रहे हैं, इसीलिए तो इनको भी साथ ले जा रहे हैं। उन्होंने अन्य की तरफ इशारा किया। आप बिल्कुल फिक्र ना करो काका, सब निपट जाइए, एक बोला। पर वहां तो बड़ा खर्चा होता है काका। लखन बाबू धीरे से बोले। इसकी कोई फिक्र नहीं है। कल ही 5 बीघा और महाजन के पास गिरवी रखे हैं। लगे ससुर जितना लगे के है। लेकिन काका कोई वकील भी तय किया है कि सीधे हाईकोर्ट ही पहुंच जाइयो? ऐसा नहीं है भैया। हमारे पुराने वकील साहब एक चिट्ठी दिए हैं
कौन बड़े वकील साहब के नाम, सुना उन्हीं के यहां तो जा रहे हैं। कौन वकील हैं? लखन बाबू ने सामान्य स्वर में पूछा। कौनो विशंभर दयाल करके हैं। चलो तुम अच्छा हुआ मिल गए, तुम तो शहरे के रहने वाले हो भैया, जरा कायदे से इन वकील साहब का पता बता दो, नहीं तो हम लोग भटकते रह जाएंगे। लखन बाबू ने सर पर हाथ रख लिया। विशंभर दयाल तो बहुत बड़े वकील हैं, पर उन्होंने हिम्मत ना हारी। का नाम बताओ तुम वकील साहब के काका? विशंभर दयाल, उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। पहले कभी तुम लोग मिले हो उनसे? अरे कहां भैया, अभी बताए तो कि पहली बार जा रहे हैं, हमरे वकील साहब चिट्ठी दिए हैं ना। ओ तभी तो। अब लखन बाबू ने चेहरा गंभीर बना लिया। कहा हुआ भैया? तीनों ने एक साथ पूछा। तभी तो आप लोगों को कुछ मालूम नहीं है। कहां मालूम नहीं है? बड़े वाले ने पूछा। अरे यही कि विशंभर दयाल को गुजरे तो आज 15 दिन हो गए। लखन बाबू ने गंभीरता बनाए रखी। कहा कहो भैया, कहा कहो विशंभर दयाल गुजर गए? तीनों घबरा गए। अब क्या हुआ? विशंभर दयाल अच्छे वकील थे, पर उम्र भी तो 80 साल हो गई थी। मुकदमा भी तो नहीं लड़ पाते थे। अरे मुकदमा क्या लड़ते, उठा के तो बैठाना पड़ता था, ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ता था, बोल भी तो नहीं पाते थे। इधर तो कई मुकदमे इसी वजह से हारे भी थे। पता नहीं कैसे तुम्हारे वकील साहब उनके लिए चिट्ठी दे दिए। तीनों घबरा गए, आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। फिर लखन बाबू से बोले, भैया अब हम क्या करें भैया? अरे करना क्या है, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, कोई दूसरा अच्छा सा वकील कर लो। हम तो किसी और वकील को जानते ही नहीं, और काका काकी से वादा करके आए हैं कि बचवा की जमानत करा के ही आएंगे गांव में, बड़ी बदनामी हो जाएगी। एक बोला, अरे तो हाई कोर्ट में कोई कमी है क्या वकीलों की, एक से एक भरे पड़े। लेकिन हम तो किसी को नहीं जानते ना, तुम तो यहीं रहते हो, किसी अच्छे वकील को जानते हो तो बताओ ना भैया। अब हम यहीं रहते हैं तो जानते तो सभी को हैं, पर तुम्हें किसका नाम बताएं? राम प्रकाश हैं, अनिल भौमिक हैं, चटर्जी हैं, डे साहब हैं, किसी को भी कर लो। नहीं नहीं ना भैया, तुम ही बताओ कौन ठीक रहेंगे। अच्छा हमारी मान्य हो तो एक बात कहें। अरे कहो ना भैया, तो हम तुम्ही से तो पूछ रहे हैं। सबसे बढ़िया तो तुम विशंभर दयाल के लड़के सेहत बहादुर दयाल को कर लो। उम्र तो अभी कम है, पर बड़ा नाम कमाए है, बड़े बड़े मुकदमे हैं उसके हाथ में, और सबसे बड़ी बात है कि आज तक कोई मुकदमा हारा नहीं है। जमानत तो ऐसे कराता है। लखन बाबू ने चुटकी बजाई। पर एक बात है। अब क्या? देखें वो मुकदमा लेता भी है या नहीं, बड़ी भीड़ रहती है उसके यहां, फिर फीस भी उसकी ज्यादा है। बाप के सारे मुकदमे वही तो लड़ रहा है ना। अरे तुम फीस की तो बिल्कुल फिक्र ना करो, बड़ा वाला उत्साह से बोला। वह उसने फेंटे पर हाथ फेरा। अब बहुत है तो तय रहा, चलो पहले सेहत बहादुर दयाल के यहां चलते हैं, अगर मन भरेगा तो तुम लोग उन्हीं को कर लेना। लखन बाबू ने अपना दांव बहुत ही बढ़िया चला था। स्टेशन से उतरकर सभी साथ चले व तांगा करके सीधे विशंभर दयाल की कोठी पर पहुंचे। वे नामी वकील थे, भीड़ लगी थी, गेट पर दरबान था, दूर तक लोग लान पर बैठे हुए थे। भीड़ देखकर वे बड़ा प्रभावित हुए। लखन बाबू उन्हें अंदर ना ले जाकर सामने की दुकान पर ले गए। दूध, जलेबी, समोसा का ऑर्डर दिया। जब वे नाश्ते में व्यस्त हो गए तो बोले, ठीक है काका, आप लोग नाश्ता करो, सेहत बहादुर दयाल हमें जानते हैं, हम देख कर आते हैं कि आज मिल पाएंगे कि नहीं। देख लियो भैया, बाकी हमारा काम होना चाहिए। वे कृतज्ञ हुए। दरबान लखन बाबू को जानता था। लखन बाबू अंदर गए, वह घूम फिर कर वापस आ गए। बड़ी मुश्किल से तैयार हुए, सीधे हाईकोर्ट बुलाए हैं, चलो। फिर तंगा किया गया। वे हाईकोर्ट पहुंचे। उन्हें एक बेंच पर बिठाकर लखन बाबू सेहत दयाल के पास पहुंचे। वे आ चुके थे। वह अपनी मेज पर बैठे मुवक्किलों का इंतजार कर रहे थे। लखन बाबू ने पूरी बात बताई। वह सिर्फ जमानत के लिए पूरे 1000 रुपये फीस बताने को कहा। फिर उन लोगों को सेहत बहादुर के पास ले आए। सेहत बहादुर को देख करके वे निराश हुए, पर उन्हें वकील कर लिया। सेहत बहादुर जहीन वकील थे। उनके पास काम नहीं था, पर ज्ञान तो था ही। फिर यह केस भी जमानत लायक था। उन्होंने खूब मेहनत की।
कायदे से सभी को पैसा जो होता है वो खिलाए पिलाए और फिर तीसरे दिन लड़के की जमानत करा दी। उन लोगों ने सेहत बहादुर को व लखन बाबू को खूब धन्यवाद दिया। पूरी फीस के अलावा लखन बाबू को 50 रुपये अलग से दिया, जिसे उन्होंने थोड़ा नानुकुर करके ले लिया। मुकदमा लड़ने के लिए सेहत बहादुर के पास ही रहा। फिर तो लखन बाबू मथुरा काशी के पंडा हो गए। हर दूसरे तीसरे दिन किसी दिशा की गाड़ी पकड़कर निकल जाते। वह किसी न किसी मुवक्किल को घेर घार कर तिकड़म से पकड़ ही लाते। सेहत बहादुर भी बड़ी मेहनत करते, कई मुकदमे जीते, उनका भी नाम होने लगा। घर व चैम्बर में भीड़ होने लगी। लखन बाबू भी कोर्ट कचहरी के कामों में रवां होने लगे। हाई कोर्ट के क्लर्क चपरासी भी उन्हें जानने मानने लगे थे। उन्हें खूब चाय नाश्ता करवाते थे। वो कौन सा पैसा उनकी अपनी जेब से जाना होता, खर्च सारा मुवक्किल के जिम्मे। एक काम जो उन्होंने कभी नहीं किया था अब गंभीरता से करने लगे। उन्होंने खूब पढ़ा। वे तिकड़मी थे। कानूनी नुक्तों को समझने के अलावा वे कानून की खामियों की तरफ ज्यादा ध्यान देते। शीघ्र ही वे कानून के अच्छे जानकार हो गए। सेहत बहादुर भी उनकी राय को महत्व देते थे। उनकी तनख्वाह बढ़ाकर 500 कर दी थी। पर लखन बाबू तो अब हजारों कमा रहे थे। कई लोगों ने उन्हें रुपयों का लालच भी दिया, पर उन्होंने सेहत बहादुर को छोड़ने की कभी सोची भी नहीं। सेहत बहादुर का काम बढ़ गया। 3 मुंशी और हो गए, पर हेड मुंशी लखन बाबू ही थे। उनके घर में भी संपन्नता आ गई थी। सरस्वती के बदन पर भी ढेरों गहने आ गए थे। घर में नौकर लग गया था, पर एक कमी थी। सरस्वती 2 बार और पेट से हुई, पर पुत्र जन्म के बाद जीवित नहीं रहता था। दवा दारू व पूजा पाठ चलता रहता था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सेहत बहादुर का नाम व सेहत बहादुर की निगाहों में लखन बाबू की महत्ता दिलबाग सिंह बनाम रेशमा पुत्री सावित्री देवी वाले केस के बाद अभूतपूर्व रूप से बढ़ी। दिलबाग सिंह एक सफेदपुर बदमाश था। वह पुराना जागीरदार था। सावित्री देवी की लड़की रेशमा से उसके संबंध थे। सावित्री देवी रजवाड़ों में नाचती गाती थी। बाद में उसने नाचना गाना छोड़ दिया था। उसकी बेटी रेशमा एक तरह से दिलबाग सिंह की रखैल थी। किसी वजह से किसी दिन दिलबाग सिंह का रेशमा से झगड़ा हो गया। वह दिलबाग सिंह ने वहीं शराब के नशे में अपने कटार जैसे चाकू से उसका गला रेत दिया। रेशमा की हत्या की सावित्री देवी चश्मदीद गवाह थी। दिलबाग सिंह गिरफ्तार हो गया। निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा दी। केस हाईकोर्ट में आया। कोई वकील दिलबाग सिंह का मुकदमा लेने को तैयार न हुआ। यह एक हारा हुआ मुकदमा था। लोग सेहत बहादुर के पास भी आए। वे मुंह मांगी फीस देने को तैयार थे। बहुत सोच विचार कर सेहत बहादुर ने मुकदमा ले लिया, पर स्पष्ट कर दिया कि सजा होगी ही होगी। ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा उम्र कैद में बदलवाने की कोशिश की जा सकती है। दिलबाग सिंह के घर वाले इस पर भी तैयार थे। सेहत बहादुर ने केस फाइल लखन बाबू को दे दी। सेहत बहादुर ने ऐसा नियम ही बना लिया था कि केस लेने के बाद केस फाइल एक रात के लिए सेहत बाबू को जरूर दे देते थे। उनकी राय अक्सर ही फायदेमंद होती थी। दूसरे दिन जब वकील विरोधी पक्ष के नाम का पता चला तो सेहत बहादुर के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मोतीलाल का नाम तब तक देशव्यापी ख्याति अर्जित कर चुका था। उनके मुकाबले सेहत बहादुर भुनगे सरीखे थे। उन्होंने बड़ी तैयारी की। रात रात भर जाकर नोट तैयार किए। साथी वकीलों से खूब परामर्श किया, पर पहली 2 पेशियों में ही मोतीलाल ने अपनी बहस से केस की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इतने से ही लगने लगा था कि अगर फांसी से बड़ी भी कोई सजा हो सकती होती तो शायद दिलबाग सिंह को वही मिलती। सेहत बहादुर की रातों की नींद उड़ गई। उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिलने वाली थी। पर इस केस से एक बात तो जरूर हुई कि मोतीलाल की वजह से सेहत बहादुर का नाम भी लोकल अखबारों से उठ करके राष्ट्रीय अखबारों में आने लगा। एक दिन जब हाईकोर्ट बंद था, सेहत बहादुर अपने घर के चैम्बर में रेशमी गाउन पहने अपनी बड़ी सी मेज पर लंबा ऊंचा वाला लैंप जलाए पढ़ रहे थे। वे कानून की मोटी मोटी किताबों में डूबे हुए थे। वे दिलबाग सिंह के केस में ही डूबे थे। तभी लखन बाबू अंदर आए। सेहत बहादुर ने उनकी तरफ आंख उठाई। आइए लखन बाबू, उन्होंने कहा। लगता है दिलबाग सिंह ने आपकी शांति छीन ली है। आप सही कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मोती बाबू तो जीने नहीं दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है वो जीत जाएंगे? अरे तो जीतने दीजिए उन्हें, आपका क्या जाता है? ऐसे कैसे उन्हें जीतने दे लखन बाबू? आपने कौन सा दिलबाग सिंह को बचाने का वादा किया है? अरे ऐसा कहीं किया जाता है? फिर फांसी से बचाने का वादा तो किया ही है। दूसरे मोती बाबू मेरी पूरी किरकिरी किए हुए हैं। मेरे करियर का भी प्रश्न है। सेहत बहादुर ने ठंडी सांस ली। लगता है दिलबाग सिंह को फांसी लगी जाएगी। अरे वो बच जाएगा दिलबाग सिंह।
क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं लखन बाबू? उनका मुंह खुला रह गया। वे जानते थे कि लखन बाबू अनजाने नुक्ते निकालने में माहिर हैं। कोई क्लू हाथ लगा है क्या? बताइए ना। अरे छोड़िए इसे। अच्छा एक बात बताइए, लखन बाबू पूछा, क्या आप सिगरेट पीते हैं क्या? ये क्या बात हुई? शहद बहादुर नाराज हुए। या सिगार? बताइए ना। आप जानते हैं मैं सिगरेट सिगार कुछ नहीं पीता। तो पीजिए। लखन बाबू ने सिगरेट का पैकेट निकालकर मेज पर रख दिया। लखन बाबू आप हद कर रहे हैं। अब शहद बहादुर वाकई नाराज हो गए। मैं आपसे 8 वर्ष बड़ा हूं, कोई और ऐसी बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। अरे छोड़िए मेरी इज्जत साहब, आप तो सिगरेट पीजिए। क्या आपने वाकई कभी सिगरेट नहीं पी? अब शहद बहादुर चुप रह गए। लखन बाबू बेमतलब ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते। फिर बोले, मैंने जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी लखन बाबू। तो अब पीजिए। इस सिगरेट में तनाव भगाने का बहुत बड़ा गुण है, साथ ही इससे कई सारे रुके हुए काम भी हो जाते हैं। लीजिए लीजिए, एक सिगरेट तो सुलगाइए। कहते उन्होंने लाइटर भी निकाला। शहद बहादुर ने हाथ बढ़ाकर सिगरेट का पैकेट उठा लिया। एक सिगरेट निकालकर होठों से लगाई। शहद बहादुर ने जैसे ही सांस खींची, बर्दाश्त न कर पाए, खांसी का दौरा पड़ा। खांसते खांसते आंखें लाल हो गईं व आंख से पानी आने लगा। लखन बाबू ने उनके हाथ से सिगरेट ले ली, पानी दिया। जब वे कुछ शांत हुए तो वो खुद सिगरेट का कश खींचते हुए बोले, आप तो सचमुच ही सिगरेट नहीं पीते, बहुत गलत बात है। आज रात तक आपको कम से कम 5 सिगरेट पी लेनी है। धीरे धीरे पीजिए। धीरे धीरे पीजिएगा तो नहीं लगेगी। मैं आज जाता हूं, कल फिर आऊंगा। अगर आपने 5 सिगरेट पी ली ना तो सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। इतना कहने के बाद लखन बाबू ने पैकेट से 5 सिगरेट निकालकर मेज पर रख दी और चले गए। दूसरे दिन जब वे आए तो शहद बहादुर ने बताया कि उन्होंने 5 सिगरेट पी ली है। उनके सामने ही एक सिगरेट सुलगाई। हाँ, अब बताइए माजरा क्या है? उन्होंने धुआं उगलते हुए कहा। बताता हूं, अब यह मुकदमा हमारे पक्ष में हो सकता है। कैसे भाई, बताइए ना, मैं सस्पेंस से मरा जा रहा हूं। लखन बाबू ने बताया। सुनकर शहद बहादुर की आंखें निकल आई। अरे नहीं नहीं लखन बाबू, नहीं, जेल हो जाएगी। ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा, लखन बाबू ने दिलासा दिया। आप हिम्मत रखें व धैर्य के साथ रहें, सब ठीक हो जाएगा। अफसोस है कि मैं बहस नहीं कर सकता, मैं वकील नहीं हूं, नहीं तो बड़ी आसानी से यह करता। आपको भी यही करना है और कोई चारा नहीं। शहद बहादुर ने वही किया जो लखन बाबू ने बताया था और वे मुकदमा जीत गए। कहां तो दिलबाग सिंह आजन्म कारावास के लिए तैयार था और कहां वह संदेह का लाभ पाकर एकदम छूट ही गया। चारों तरफ शहद बहादुर का नाम ही नाम हो गया। राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में उनका नाम फोटो के साथ छपा। वकीलों में उनकी धूम मच गई, बधाइयों का तांता लग गया। मोतीलाल ने भी बधाई दी, पर उन्होंने कहा, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर बहादुर, बट यू हैव गॉन बियॉन्ड एथिक्स। पर इससे क्या होता है? मोती बाबू के विरुद्ध केस जीतना, और वो भी एक हारा हुआ केस, बहुत बड़ी बात थी। दिलबाग सिंह ने शहद बहादुर को उनकी फीस के अलावा भी ढेर सारा रुपया भेंट किया। शहद बहादुर ने इस केस का 1 रुपया भी अपने पास न रखा। वह पूरा लखन बाबू को सौंप दिया। वे रातों रात स्टार हो गए थे। लखन बाबू ने शहद बहादुर को जो तरकीब बताई थी वो वाकई खतरनाक थी। उस दिन जब शहद बहादुर कोर्ट पहुंचे तो उनकी हालत वाकई काफी खराब थी। काले कोट के ऊपर ओवरकोट भी पहने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, देखने से ही लग रहा था कि तबीयत खराब है। कोर्ट में बैठने से पहले ओवरकोट उन्होंने उतार दिया और लगातार 4 छींकें मारी। खड़े होते ही उन्होंने फिर एक जोरदार छींक ली। जज साहब खुद पूछ बैठे, क्या बात है वकील साहब, आपकी तो तबीयत काफी खराब लग गई। अरे कुछ ना पूछिए साहब, बड़ा बुरा हाल है, कल से ही ऐसा चल रहा है। तो कुछ लेते क्यों नहीं, कोई दवा वगैरह ले लें। रोज रोज वकीलों का जजों से सामना होता है। अच्छे व नामी वकीलों को जज लोग व्यक्तिगत रूप से भी जान जाते हैं। मोतीलाल बैठे मुस्कुरा रहे थे, अब बोल पड़े, सर्दी की दवा तो वकील साहब को सूट नहीं करती, अन्यथा एक खुराक में ही सारी सर्दी गायब हो जाती। वो दवा मोती बाबू आपको ही मुबारक, शहद बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा। पर जज साहब, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। हाँ कहिए। मैं कोर्ट का भी और आपका व्यक्तिगत रूप से भी बड़ा सम्मान करता हूं। मैं जानता हूं कि यह कोर्ट के सामान्य शिष्टाचार के विरुद्ध है, परंतु मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है।
एक तो वकील साहब के धुआंधार प्रवचन से और दूसरे इस कमबख्त सर्दी के कारण मैं केस पर ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं। इसलिए गुजारिश करना चाहता हूं, अगर कोर्ट को और मेरे मेहरबान वकील साहब को कोई एतराज ना हो तो मैं एक सिगरेट पीना चाह रहा हूं। जज साहब ने मोतीलाल की तरफ देखा। सेहत बहादुर से अपनी तारीफ सुनकर वो पहले ही प्रसन्न हो चुके थे। वे मुस्कुराकर बोले, पर मैंने तो सुना था कि आप पान बीड़ी सिगरेट से दूर ही रहते हैं। मैं मोती बाबू के इस बयान के विरुद्ध प्रमाण देना चाहता हूं योर ऑनर। मुझे सिगरेट पीने की इजाजत दी जाए। आपको कोई एतराज तो नहीं? जज साहब ने मोतीलाल से पूछा। ठीक है मिलाड, मुझे कोई एतराज नहीं है। तब ठीक है, आप सिगरेट पी सकते हैं, जज साहब ने कहा। सेहत बहादुर ने बड़ी नजाकत से पैकेट निकाला व एक सिगरेट सुलगाई और उसके बाद बहस शुरू हुई। बीच में कोर्ट की फाइल उन्होंने संदर्भ हेतु मांगी, यह उनका अधिकार था। मोतीलाल की सहमत से जज साहब ने उन्हें फाइल देने की आज्ञा दी। एक हाथ में सिगरेट सुलगाए सेहत बहादुर फाइल देखने लगे और उनके हाथ की एक सिगरेट कब कागज पर जरा सी छू गई किसी को पता भी नहीं चला। थोड़ी देर में ही उन्होंने फाइल वापस कर दी व बहस समाप्त कर दी। केस में अगली तारीख लग गई। दरअसल उस फाइल में सावित्री देवी द्वारा दायर की गई एफआईआर की मूल प्रति थी। सावित्री देवी ने मात्र एक जगह ही दिलबाग सिंह के पूरे नाम का उल्लेख किया था, बाकी सारी जगहों पर उन्हें बाबू साहब कहकर संबोधित किया था। किसी भी क्रिमिनल केस में एफआईआर का बड़ा ही महत्व होता है। सेहत बहादुर ने बड़ी सावधानी से ठीक उसी जगह सिगरेट छुआ दी थी जहां दिलबाग सिंह के नाम का उल्लेख आया था। दूसरी पेशी पर सेहत बहादुर की सर्दी एकदम ठीक थी। वह उन्होंने जोरदार बहस करके कहा कि सावित्री देवी ने एफआईआर किसी बाबू साहब के नाम से की, न कि दिलबाग सिंह के विरुद्ध। वो तो बाद में दिलबाग सिंह के विरोधियों ने उसे व पुलिस को मिलाकर दिलबाग सिंह को फंसा दिया है। उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा कि उनके मुवक्किल का नाम एफआईआर में है ही नहीं। पहले तो मोतीलाल हंस पड़े। वह सेहत बहादुर को फिर से फाइल देखने की सलाह दी, पर सेहत बहादुर गंभीर बने रहे। सेहत बहादुर की दलील पर फाइल फिर से खोली गई व एफआईआर देखी गई। फाइल देखकर मोतीलाल को जैसे बिच्छू का डंक लगा। साफ पता चल रहा था कि उस जगह को सिगरेट जैसी चीज से जलाया गया है। वे स्पष्ट रूप से सेहत बहादुर को भला बुरा कहने लगे। जज साहब को याद दिलाने लगे कि जब सेहत बहादुर ने सिगरेट पीने की इजाजत मांगी थी, वह उसके बाद फाइल देखने के लिए मांगी थी, तब उनके हाथ में सिगरेट थी, पर कागज जलाते उन्हें किसी ने भी नहीं देखा था। जज साहब ने मोतीलाल से स्पष्ट पूछा कि क्या वे सेहत बहादुर पर जालसाजी का आरोप लगाने को तैयार हैं? मोतीलाल ऐसी हिम्मत ना कर सके। ऐसा कोर्ट कचहरी के इतिहास में पहले कभी ना हुआ था। उन्हें चुप रह जाना पड़ा। सेहत बहादुर केस जीत गए, बड़ी चर्चा हुई, उनकी वकालत चमक उठी, पर एक बात और हुई, उनको सिगरेट पीने की लत लग गई। वे चेन स्मोकर हो गए। वे सिगरेट पिए बगैर बहस ही नहीं कर पाते थे। काफी बाद में उनकी मौत का कारण भी सिगरेट बनी। उन्हें गले का कैंसर हो गया था। सेहत बहादुर की वकालत चमकने के साथ ही लखन बाबू के दिन भी पूरी तरह से फिर गए थे। हाई कोर्ट के नामी वकील के हेड मुंशी का भी बड़ा रुआब होता है। सीधे वकील साहब से बात करना भी संभव नहीं होता, ना ही वे बात करते ही हैं। केस के बारे में, यहां तक कि फीस के बारे में भी लखन बाबू ही फैसला करते थे। लोग मुट्ठी भर भर कर रुपए उन्हें दे जाते थे, जिसे वे लाकर सरस्वती को दे देते थे। उनका नाम कई जिलों में जाना जाने लगा था। जज लोग भी उन्हें नाम से जानते थे। सेहत बहादुर भी अक्सर कहते थे कि अगर लखन बाबू वकालत पास किए होते तो हाईकोर्ट के नंबर 1 वकील होते। सेहत बहादुर के क्रिमिनल वकील होने के नाते तमाम डाकू बदमाश भी आते व झोलों में भर कर रुपए गहने दे जाते, जिसका एक बड़ा हिस्सा लखन बाबू के हाथ भी लगता। घर में खुशहाली आ गई। फिर अमर हुआ व जीवित रहा। बाद में रानी हुई। अब क्या चाहिए था? ऊपर वाले ने सब कुछ तो दे दिया था। सरस्वती अपने मायके में सबसे अमीर हो गई। उसमें अमीरों सरीखे ठसके आ गए। सही मायनों में उसमें घमंड आ गया। लोग भी उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे। लोग पैसे वालों के सामने उनके पैसे के कारण ही सिर झुकाते हैं। इस समय लखन बाबू का समय व कैरियर अपने पूरे उफान पर था। सेहत बहादुर सिगरेट में डूबे तो लखन बाबू शराब में। पीते तो वे पहले भी थे, पर अब बेतहाशा पैसा आया तो पीने भी बेसाख्ता लगे। सुबह गर्मी के दिनों में सफेद बुर्राक कलीदार कुर्ता व लट्ठे का पजामा व चमकता काला पंप शू पहनकर निकलते। सर पर दुपल्ली टोपी रहती। सर्दी हुई तो गर्म सदरी व कंधों पर महंगा दुशाला। उन्हें देखते ही रिक्शे वालों में होड़ लग जाती। जिसकी किस्मत अच्छी होती उसी के रिक्शे पर वह बैठते। अब वह रिक्शा रात तक उनके साथ रहता।
काफी रात गए नशे में चूर लखन बाबू लौटते, रिक्शे वाला पकड़ाकर उन्हें दरवाजे तक लाता व कुंडी खटखटाता। जब दरवाजा खुल जाता तो हाथ जोड़े खड़ा रहता। लखन बाबू जेब में हाथ डालते व मुट्ठी में जितने सिक्के आते उसे दे देते। उस समय सिक्कों का ज्यादा चलन था। चवन्नी अठन्नी में पूरे दिन का खर्चा चल जाता। उस रिक्शे वाले को कभी 5 रुपए तो कभी 6 रुपए के सिक्के मिल जाते थे। वह दुआएं देता चला जाता था। सरस्वती को इसी बात का दुख था। शराब के कारण लखन बाबू को किसी बात का होश न रहता। अमर व रानी अब बड़े हो रहे थे। अमर रूप रंग में पूरा लखन बाबू पर पड़ा था। वह काला पर खूब मोटा था। रानी सरस्वती पर पड़ी थी, यही गनीमत थी। अमर जितना मोटा था, सरस्वती उसको खिलाने पिलाने में उतना ही परेशान रहती थी। वह हर वक्त कुछ ना कुछ खाता ही रहता था। सरस्वती जब भी बाहर जाती, पीतल की ढक्कन लगी बाल्टी व कपड़े के खोल में कांच के दूध की शीशी जरूर ले जाती। बाल्टी में दूध भरा रहता, साथ में एक टिफिन भी रहता। हर आधे आधे घंटे पर वह उसे बुलाकर शीशी से दूध पिलाती व मेवा मिष्ठान खिलाती। दूसरे बच्चे देखते रहते, वह उन्हें एक आध टुकड़ा दे देती। अमर मना करता, खेलने जाना चाहता, पर वो जबरदस्ती करती। अमर रोता, वह कभी कभी फैल जाता। उसका फैल जाना बड़ा भयानक होता। वह सारे कपड़े उतारकर फेंक देता। वह नंग धड़ंग काला भुजंग बन जाता। उसकी काफी बड़ी तोंद थी। वो तोंद के बल उल्टा लेटकर चारों हाथ पांव फेंक फेंक कर बुरी तरह से चिल्लाते हुए रोता। सरस्वती की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती। वे मनाने बैठती तो अमर बड़ों की तरफ भद्दी भद्दी गालियां देता। सरस्वती रोती, फुसलाती, लालच देती, तब वह मानता। रानी के साथ ऐसा व्यवहार ना होता। वह लड़की थी, दोनों के साथ स्पष्ट रूप से अलग अलग व्यवहार होता। वह अंतर्मुखी हो गई थी। अगर किसी बात पर उसकी अमर से लड़ाई हो जाती तो गलती चाहे जिसकी भी हो, वैसे अमर की ही ज्यादातर गलती रहती थी, पिटाई उसी की होती थी। लखन बाबू अपने काम में तो सफल थे, पर अपने शरीर पर बड़ा अत्याचार कर चुके थे। शराब के अलावा भी उनकी राहें बड़ी टेढ़ी मेढ़ी थीं। वे अब भी बाज नहीं आते थे, गो कि अब उनकी उम्र हो चुकी थी। उन्हें बड़ी बड़ी व भयानक छुपी छुपी बीमारियां हो गई थी। वे छिप छिप कर महंगा इलाज कराते थे, पर जब बीमारी बढ़ जाती तो घर में ही पड़े रहते थे, लोगों से मिलते नहीं थे। शराब उन्हें एकदम मना थी। कुछ दिन छोड़ते पर फिर वही ढर्रा शुरू हो जाता। काफी बात की बात है, सेहत बहादुर नहीं रहे। सिगरेट ने उनकी जान ली। गले का कैंसर बढ़ गया। विलायत इलाज कराने गए, वह वहीं गुजर गए। उनका शरीर जहाज से लाया गया। उनकी अंतिम यात्रा में पूरा शहर उमड़ पड़ा। लखन बाबू पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। सेहत बहादुर के मरने के बाद लखन बाबू की वो स्थिति ना रही। सेहत बहादुर के लड़के बड़े हो चुके थे, वे भी वकालत पढ़कर वकील बन चुके थे। अब सेहत बहादुर की बात अलग थी। वे लखन बाबू को मुंशी नहीं समझते थे। कितनी ही बार लखन बाबू पी पिलाकर चैम्बर पहुंच जाते थे। अब लड़कों को यह सब पसंद नहीं था। कुछ दिन तक तो वे बर्दाश्त करते रहे, फिर टोकना शुरू किया। वे मुंशी को मुंशी से ज्यादा नहीं समझना चाहते थे। कहां तो लखन बाबू सर्वे सर्वा थे। मुवक्किल लोग बिना उनसे मिले और बिना उनकी फीस दिए वकील साहब से मिल भी नहीं सकते थे, और कहां अब उन्हें केस के बारे में पता भी न चलता था। बाद में तो लड़कों ने उनसे साफ कह दिया कि आप आए बैठें, पर उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। पिताजी का ख्याल करके उन्हें हटाया नहीं जाएगा, और वो तनख्वाह समझें या पेंशन, हर माह 500 रुपए उन्हें मिलता रहेगा। असल में इससे ज्यादा ना तो सेहत बहादुर ने कभी बढ़वाया ही था, और न लखन बाबू ने बढ़वाने की जरूरत ही समझी थी। बाकी सारी आय बंद हो गई थी। 500 रुपयों से क्या होता है। अमर हाई स्कूल में पहुंच गया था, वह रानी 8वीं में थी। उसी समय लखन बाबू की बीमारी भी बढ़ गई। वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। इन छुपी छुपी भयानक बीमारियों का अंत ऐसा ही होता है। एक बार रात के समय लखन बाबू वापस आ रहे थे। कुछ पिए हुए भी थे, पैदल ही आ रहे थे। पुराना समय तो था नहीं। अब रिक्शे वाले उन्हें देकर भी रिक्शे पर बैठे रहते। फुटबॉल वाले मैदान के बगल से छोटा वाला रास्ता था, वे उसी रास्ते पर चले। रास्ते से हटकर एक सूखा कुआं था, पता नहीं कैसे वे उधर चले गए, वह उस कुएं में गिर गए। जाड़ों की रात थी, किसी को कुछ पता न चला। थोड़ी देर बाद लखन बाबू को होश आया। एक पांव में बड़ी पीड़ा थी। गनीमत थी कि जान बच गई थी। उन्होंने खूब जोर जोर से आवाज लगाई, पर रात में वहां था ही कौन जो सुनता। अंत में सुबह होने को आई। चिल्लाते चिल्लाते थक गए थे। तभी कुछ लोगों को हल्की हल्की बातें करने की आवाज सुनाई पड़ी। शायद लोग गंगा स्नान के लिए प्रातः प्रातः निकले थे। उन्होंने जोर लगाकर एक बार फिर आवाज दी। जाते हुए लोगों को पहले कुछ समझ में न आया, फिर गनीमत हुई कि वे रुक गए। कौन हो भाई? एक बोला। कहां से बोल रहे हो? मैं कुएं में गिर गया हूं, लखन बाबू फटी आवाज में चिल्लाए। मुझे बचा लो।
सूखे कुएं से निकलती आवाज धीमी, अस्पष्ट, डरावनी व गूंजती हुई थी। वे भूत प्रेत समझकर भाग खड़े हुए, पर थोड़ी देर बाद और लोगों को लेकर आ गए। तब पता चला कोई कुएं में गिर गया है। नाम पूछा गया तो बताया लखन बाबू। पुराने लोग तो उन्हें जानते ही थे। तुरंत आदमी घर दौड़ाए गए। पता चला लखन बाबू वाकई रात घर नहीं आए थे। अब तक लोगों की भीड़ लग गई थी, पर कुआं गहरा व सूखा था। सांप बिच्छू का भी डर था, कोई उतरने को तैयार न था। अंततः फायर ब्रिगेड बुलाई गई। वे रस्सी के सहारे से उतरे व लखन बाबू को किसी तरह से ऊपर लाया गया। उनके पांव की हड्डी टूट गई थी। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3 महीने उनका इलाज चला। जब वे वापस आए तो पांव तो उनका ठीक हो चुका था, पर मानसिक संतुलन एकदम बिगड़ गया था। सरस्वती ने उनके इलाज पर बेतहाशा रुपया बहाया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी मानसिक स्थिति का कारण उनकी पुरानी बीमारियां थी। उनका इलाज महंगा था, वे लाइलाज बीमारियां थीं। उन्हें सिर्फ नियंत्रण में रखा जा सकता था। हर चीज की एक सीमा होती है। कहा जाता है कि अगर समुद्र से भी सिर्फ पानी निकाला ही जाए तो एक दिन वह भी खाली हो जाएगा। घर की स्थिति बिगड़ गई, नौकर हटा दिए गए, खर्चे कम कर दिए गए। समय का चक्र घूम चुका था। जिस सरस्वती को पैसे का घमंड हो गया था, वही पैसा अब उसका साथ छोड़ चुका था। लखन बाबू ऊपर छत पर ही रहते, कोई आता भी था तो नीचे नहीं आते थे। धीरे धीरे सभी को पता चल गया कि लखन बाबू एकदम पागल हो गए हैं। सरस्वती किसी सामान्य गृहिणी के समान मुसीबत के समय के लिए कुछ न कुछ गहना रुपया बचाए रखी थी। उसी से घर का खर्च व अमर रानी की पढ़ाई चलाने लगी। पर अब लखन बाबू का महंगा इलाज कराना उसके बस का नहीं था।